है, ग्लेशियर है मतलब हिमानी है, और समुद्री लहरें हैं, है ना, 5 ही है। तो 5 में से एक हम स्टार्ट किए हैं, बहता जल। ये जियोमॉर्फिक एजेंट है, भूआकृतिक कारक है, और इसके द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होने वाला है, जो अपर्दन करके स्थलाकृति का निर्माण करेगा, वो अपर्दनात्मक स्थलाकृति के रूप में जाना जाएगा। ठीक है। और इसके द्वारा अगर निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होगा, उसको क्या कहेंगे, निक्षेपात्मक स्थलाकृति। तो ये तो कारक है, क्या है, ये एजेंट है। ये कारक है। और जो कारक है, मान लिया सपोज दैट ये करता है, काम करने वाला है, ये किस तरह का परफॉर्म करता है, क्या क्या काम करता है, ये जानना जरूरी है ना। तो बहता जल है, जब जलेगा तो सबसे पहले किस तरह का काम करेगा, ये घोलीकरण का काम करेगा ना, सॉल्यूशन का काम करेगा। तो पहला काम इसका क्या होगा, सॉल्यूशन करेगा ना, घोलेगा किसी चीज को। दूसरा क्या करेगा, घर्षण करेगा, जिसको कहते हैं अपघर्षण, अब्रेजन। मतलब जब पानी चलेगी तो सतह से टकराएगी, घर्षण होगा ना पैदा, तो अपघर्षण करेगा। तीसरा काम क्या करेगा, एट्रिशन, इसको कहते हैं शनि घर्षण, है ना। और शनि घर्षण होता क्या है, शनि घर्षण जब पानी चल रही हो, ये बह रहा होता है, तो इसमें जो मिले हुए मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल पदार्थ होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। महीन कण होते हैं, कंकड़ पत्थर बजरी बोल्डर जो भी होता है, आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराएंगे ना आपस में, जब पानी के साथ बहेंगे तो आपस में टकराएंगे, और टकरा करके और छोटे छोटे महीन कणों में बदलेगा, ये घर्षण होगा उसके साथ, फिर छोटे छोटे कण में बदलेगा, वही शनि घर्षण है। ठीक है, ये था ना। ये अच्छा, ये वाला ना, नहीं मैं ऊपर करना चाह रहा था, कल हो रहा था स्लाइड। इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। घोलीकरण मतलब घोल के लेके जा रहा है, अब्रेजन अपघर्षण हो रहा है, एट्रेशन सन्निघर्षण हो रहा है, और एक था हाइड्रोलिक एक्शन, क्या था, जल गति क्रिया, यही था। इसको लिख लिए हैं। और इन तमाम चीजों को, ये तो कारक हो गया, ज्योमोर्फिक एजेंट है, और ये ज्योमोर्फिक प्रोसेस है, मतलब प्रक्रम है, प्रक्रिया है, मीन्स प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। और ये हो जाएगा जियोमॉर्फिक एजेंट हो जाएगा। दो चीज कल अच्छा से समझ गए होंगे कि जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो कारक है, और जियोमॉर्फिक एजेंट 5 ही पढ़ना है हमको। उसके बाद अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट जो है, मतलब भूआकृतिक कारक है, अलग अलग तरह से अपना प्रक्रिया अपना व्यक्त करता है, प्रोसेस करता है। इसको हम प्रक्रम कहते हैं, जिसको भूआकृतिक प्रक्रम कहते हैं। और ये प्रक्रम जो जल करता है, जल ये 4 तरह के प्रक्रम करता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रैक्शन, वो लुढ़का करके किसी चीज को लेके जाता है ना, तो ट्रैक्शन वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। लेकिन प्रक्रम जो है, अभी फिलहाल 4 आप लोग को समझना है। लिख लिए इसको, थोड़ा जल्दी हाथ चलाएंगे।
शाफ्ट लिखिएगा, एजेंट मतलब रनिंग वाटर, ये हो गया एजेंट, और ये हो गया प्रक्रम। हुआ? हाँ बताते हैं, है ना आप लोग, यही है, ये सब तो समझ में आ गया, तीन समझ में आ गई है। जल गति क्रिया में सिर्फ एक चीज नहीं है, जल के द्वारा जितना भी प्रक्रिया हो सकता है, जल के द्वारा, सभी तो जल के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जल के द्वारा और प्रक्रियाएं होती है, उसको जल गति क्रिया कहते हैं। जैसे उसमें देखते हैं कि किसी भी चीज को अगर मान ली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपर्दन किया, तो बेदर्ड प्रोडक्ट जो है, या फिर अपक्षय जहां से किया गया इरोजनल प्रोडक्ट है, बेदर्ड प्रोडक्ट है, उसको नदी अपने साथ बहा करके लेके चली जाएगी। और जब नदी अपने साथ बहा करके ले जाएगी तो क्या वो सिंपल वे में इस तरह से ग्लाइड करेगा, ससरेगा क्या? नहीं ना, वो क्या करेगा ना, लुढ़कते हुए जाएगा। उसको ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्शन। लुढ़का करके किसी चीज को ले जाता है। जल के साथ देखिएगा, कंकड़ पत्थर बजरी जितना भी होते हैं ना, लुढ़कते 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 उछलते उछलते जाता है पानी के साथ। और कुछ है सस्पेंशन होते हैं, मतलब लटका हुआ होता है, पानी में ही लटका हुआ होता है और आपस में टकराते हैं। तो जल गति क्रिया में वही सब आ जाता है, जो लुढ़का करके लेके जाना, घोल करके लेके जाना, टोटल ये सभी चीजें आ जाएगी हाइड्रोलिक एक्शन में ही। जल का क्या क्या कर्म हो सकता है, कहाँ इरोज कर सकता है, कहाँ मतलब तोड़ सकता है, बड़ी बड़ी बांधों को भी तोड़ देता है, इतनी पावर होती है। तो सभी का सभी कितने किस में आ जाएगा? जल गति क्रिया में ही आ जाएगी। और मुख्य रूप से जल गति क्रिया में ट्रैक्शन, लुढ़का करके किसी चीज को लेकर के जाना, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती है। दूसरी बात, कल का जो सेशन था उसमें हम बताए थे कि नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन किए थे ना कल, सामान्य अपर्दन चक्र, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। उसमें क्या था कि ये तीन अवस्था में गुजर रही थी। कोई दिक्कत? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, तीन रूप में। इसका मतलब है कि सामान्य अपर्दन चक्र है, तीन फेज में गुजर करके समाप्त हो जाएगी, और समाप्त होने के बाद जो स्थलाकृति का निर्माण होगा वो समतल प्राय मैदान होगा, जिसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। दिखाए है ना, जिसको क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। और वो पेनी प्लेन जो होता है पूरी तरह से समतल नहीं होती, वो कहीं न कहीं छोटी छोटी टीलाएं के रूप में जो अवशिष्ट होता है, जिसको अपर्दन नहीं किया जा सकता या अपर्दन नहीं किया है, वो उस रूप में दिखने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोनाड नॉक। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मोनेड नॉक कहते हैं। और मोनेड नॉक इसलिए नाम दिया गया है कि न्यू हैम्पशायर में एक ऐसी पहाड़ी टीला था, उसी के नाम पर क्या है इसको बोला जा रहा है? मोनेड नॉक नाम दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज और आ जाती है, रिजुवनेशन, पुनर्यौवन। अब तो सामान्य अपर्दन चक्र है, पहले हम लोग समझ रहे थे कि तीन फेज में पूरा हो जाता है। पहले समतल भूमि थी, इस चीज को समझिए, साइकिल को समझिए पहले। यूथफुल जब स्टेज था, और इसके पहले की अगर बात करते हैं इस पीरियड में, तो एक समतल भूमि मैदान थी। क्या था?
पहले समतल भूमि मैदान थे, पहले इस चीज को समझिए, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समतल भूमि मैदान थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि भूगर्भिक हलचल के कारण, और भूगर्भिक हलचल में सम्मिलित करेंगे हम किसको, ज्वालामुखी को, भूकंप को। इस हलचल के कारण कुछ ऐसी जगह होती है जहां की जमीन छोड़ी, भूखंड जो होता है कहीं उठ जाता है, कहीं धंस जाता है, कहीं फट भी सकता है, मतलब बहुत तरह की क्रियाएं इसमें होती है। उसमें क्या होता है, मान ले किसी भी स्थल खंड थोड़ा सा उठ गया, समुद्र तल से ऊपर उठा, अगर समुद्र तल तक ही उठा रहेगा तो समुद्र तल तो उतना अपर्दन कर नहीं सकता ना, वो तो है, समुद्र तल है ही है। अब है कि समुद्र तल से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, और समुद्र तल से ऊपर उठा है तो यूथफुल स्टेज में जो आती है अपर्दन की पहला प्रक्रिया, वो क्या करेगी, अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर देगी, वहां से नदी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और उत्थित भूखंड जो है, उठा हुआ है, उसमें क्या करेगा, इरोजन होगा ना पानी के द्वारा, उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर होगा, हवा होगा, बहुत सारा जितना भी है बाह्य कारक है, उसमें अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर देगा। सूर्य की किरणें ऊपर से पड़ेगी, दिन में तो गर्म हो जाएगा और रात में ठंडा हो जाएगी। ये सब करते करते ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है इसका, चट्टाने का। तो ये तमाम चीजें हो करके फिर इस स्टेज में पहुंचती है, मैच्योर स्टेज में। तो मैच्योर स्टेज में पहुंचती है तो उत्थित भूखंड है, लेकिन हम जो साइकिल पढ़ रहे हैं, अपर्दन साइकिल पढ़ रहे हैं, किसका, अपर्दन का, इरोजन का साइकिल पढ़ रहे हैं। तो पहला इरोजन जब ये करेगा तो क्या करेगा, इसमें पहला तो नदी बनेगी ना, क्या होगा पहले, मान लीजिए तो इसमें धारा बहने लगेगा, तो पहला स्टेज में। और जब धारा बहेगी तो ये पहाड़ पर्वत पर होगा, मान लिया ज्वालामुखी से पहाड़ बना, पहाड़ पर जैसे ही पहाड़ बन गया है उसमें वर्षा होगी, नदी बनेगा, तो उसमें उस समय गति इसकी, इस नदी की गति क्या होगी, बहुत तीव्र होगी, लिखाए है ना कल, बहुत तीव्र होगी। और जब तीव्र होगी तो इसका मतलब है कि वर्टिकल, मतलब ये क्या, लंबवत क्या करेगा, कटाव करेगा, डाउन कटिंग करेगा, ये लैटरल नहीं करेगा, मतलब घाटी को गहरा बनाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या बनाएगा, घाटी को गहरा बनाएगा, मतलब नीचे अपर्दन ज्यादा करेगा। यही कारण है कि फर्स्ट स्टेज में गॉर्ज एंड कैनियन बना था, लिखा है ना। तो गॉर्ज एंड कैनियन का कॉन्सेप्ट क्या आता, फर्स्ट स्टेज में, मतलब यूथफुल स्टेज में आता है। फिर आगे बढ़ती है, जब ये पहुंच जाती है मैच्योर स्टेज में, जो क्या कहां पहुंच गई है, प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इसकी नदी की थोड़ी सी वेग कम जाती है, क्योंकि अब नदियां पहाड़ पर से उतर करके समतल मैदान की ओर चलने लगी है। तो डेफिनेटली कि जैसे पहाड़ पर से उतरेगा तो पहाड़ पर तो इसका वेग बहुत, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही उतरेगा मैदानी भाग में इसका क्या होगा, वेग कम जाएगा कि नहीं कमेगा, वेग कमेगा ना, थोड़ा सा वेलोसिटी इसकी कमेगी। और जब वेलोसिटी इसकी कमेगी तो ट्रांसपोर्टेशन पावर भी कम जाएगा। आपका एक क्वेश्चन था कि सर ट्रांसपोर्टेशन पावर क्या होता है, पूछे है ना, जिसमें हम आपको बहुत पहले भी बताए थे कि गिलवर्ट्स का 6th पावर लॉ भी एक कॉन्सेप्ट ये थे, गिलवर्ट। गिलवर्ट्स 6th पावर लॉ इसको बोला जाता है। इसमें यह है कि वेलोसिटी जो होती है ना, किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी जल बहता रनिंग वाटर का जो वेलोसिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन से पावर उसका 6 पावर होता है। कितना होता है, उसके अनुपात में उसका 6 पावर होता है। द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम या ट्रांसपोर्टेशन पावर ऑफ एनी स्ट्रीम इज प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ देयर वेलोसिटी। उसके समानुपातिक, उसके वेग के 6 गुना शक्ति के बराबर होता है। इसका मतलब है कि मान लिया यदि किसी भी स्ट्रीम का, बहता जल का, रनिंग वाटर का, अगर इसको हम डबल कर दें, क्या करें, इसकी वेलोसिटी बढ़ा दें, जो पहले सिंपल था चल रही थी, इसको हम डबल कर देते हैं, तो इसका 6 पावर हो जाएगा ना, 2 का 6 पावर कितना होगा। इसका मतलब है कि इस नदी की ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो होगा, वहन करने की क्षमता होगी, ढोने का जो क्षमता होगा 64 गुना बढ़ जाएगा। वहन करने की क्षमता मतलब लोडेड मटेरियल जो है, वेदर्ड प्रोडक्ट जो है, बहा करके जो लेके जा रही है, उसको वहन करने की क्षमता, ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता इसका कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहने का मतलब ये हुआ कि रनिंग वाटर, नदी में जिस वेग से अभी पानी बह रहा है, उस वेग को हम दुगना कर दें, पानी की उस वेग को क्या करें, हम दुगना कर दें, इसका वहन करने की क्षमता, उसको ढोने की क्षमता, परिवहन करने की क्षमता, ट्रांसपोर्टिंग पावर क्या हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको गिलवर्ट्स 6th पावर लॉ नियम कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल के लिए, ठीक है, लेकिन समझना ठीक है, क्वेश्चन पूछे तो अच्छा है।
इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। अब है कि यूथफुल स्टेज में पहुंची है नदी, जिसमें से क्या वर्टिकल इरोजन कर रहा है, लंबवत इरोजन कर रहा है, मतलब घाटी को गहरा बना रहा है। ये घाटी को गहरा बना रहा है, घाटी को चौड़ा नहीं बना रहा है। समझ में आ रहा है, घाटी को गहरा बना रहा है, जितना डीप कर सकती है वो घाटी को काट रहा है अंदर में नीचे। जैसे ही इस स्टेज में पहुंचता है और पहाड़ पर से नदी अब नीचे आ गई, क्लियर। फर्स्ट स्टेज में हम देखते थे नदी यहां से बनेगी ना, सपोज दैट ये पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, यहां से नदी बनेगी। इसका मतलब है कि कौन सा स्टेज यहां होगा, फर्स्ट स्टेज होगा। और फर्स्ट स्टेज में जो साइकिल है, साइकिल का फर्स्ट स्टेज जो होता है, इसमें कौन सी अवस्था होती है, यूथफुल, युवा अवस्था, ठीक है। ये युवा अवस्था में चल रही है। इसमें डेफिनेटली है कि नदी का जो वेग होगा बहुत होगा रफ्तार में। जलप्रपात ही बनेगा ना, जलप्रपात पहाड़ पर से ही पानी जो गिरती है नीचे, डायरेक्ट जो गिरता है उसी को तो जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात यहाँ बनेगा। और जलप्रपात में पता है कि उसमें पानी कितनी तीव्र गति से गिरती है। अगर हकीकत में सर को आगे कर दीजिएगा तो कुछ भी संभव है, अगर ऊपर से पत्थर भी आ सकती है ना, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जलप्रपात बनेगा। और यहाँ पे जैसे ही अब मैदानी भाग में आती है नदी, इस भाग में उतरना स्टार्ट करती है, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी कमी के मतलब वेग इसका कम जाएगा, तो वहन करने की क्षमता भी कम जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा डिपोजिशन होना, निक्षेपण होना। जो ऊपर से लुढ़का करके पत्थर वगैरह ला रही है, अब नीचे नदी के तल में, बेड में इसका क्या करेगा, जमा करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। पूरी तरह से यहाँ तो नहीं होगा काम, लेकिन यहाँ दो तरह के काम होगा। एक तो नदी जो वर्टिकल इरोजन कर रही थी, नीचे लंबवत घाटी को गहरा बना रही थी, अब ये घाटी को गहरा नहीं बनाएगी, अब क्या करेगी, साइड को काटेगी। क्या करेगी, साइड को काटेगी, मतलब इस किनारे को और इस किनारे को काटेगी, मतलब घाटी को क्या करेगी, चौड़ा करेगी, क्लियर। इसमें घाटी को गहरा बना रही थी, डीप बना रहा था फर्स्ट स्टेज में। दूसरा स्टेज में क्या होगा, घाटी को चौड़ा करेगा, लेटरल इरोजन करेगा, ठीक है। और यहां से थोड़ा सा डिपोजिशन भी होना स्टार्ट होगा, मतलब जो है गाद जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनल स्टेज जाते जाते यहाँ जब नदी इस मैदानी भाग में जब यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेज में न तो इरोजन का इसका कैपेसिटी रहेगा, इरोज नहीं कर सकती, यहाँ इसके वेग इतना कम जाता है कि इसको अपर्दन करने की क्षमता नहीं रहेगी कि किसी घाटी को चौड़ा करे या गहरा घाटी बनाए, क्लियर। इसके पास इतना क्षमता नहीं रहेगी, वेग जो होगा ना कम जाएगा। और जैसे ही वेग कम हो जाए, तो यहाँ से जितना भी लुढ़का करके मटेरियल लाया है, यहाँ क्या करेगा, निक्षेपित करने लगेगा। डिपोजिशन का प्रोसेस सिर्फ यहाँ होगा, मतलब तीसरी स्टेज जो होगा सिर्फ क्या होगा, निक्षेपण का काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। और जब निक्षेपण का काम यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब है कि उथली हो जाएगी घाटी। जो पहले में गहरी थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, समुद्र में लेवल में मिल रहा है ना, और जितना भी मटेरियल ला करके यहाँ जमा कर देगा, वो डेल्टा का निर्माण करेगा। क्या करेगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। और यहाँ डेल्टा के निर्माण के साथ साथ यहाँ क्या होगी, अब नदी अब जो सीधी मार्ग को गमन कर रही थी, चूंकि नदी क्या करती है, ढाल को अनुसरण करती है, जिधर ढाल रहेगा ज्यादा उधर बहती है। लेकिन यहाँ ढाल तो बहुत कम हो गया है, अब ढाल कम हो गया, इस वजह से ये क्या करेगी, अब विसर्प सांप की तरह लहरा करके नदी चलेगी, सामने स्टेट वे में नहीं चलेगी, क्योंकि इसके पास इतना ताकत नहीं रहा कि सामने किसी चीज को तोड़ फोड़ के निकल के जाए। अब ये क्या करेगा, वेग इसका कम गया तो विसर्प के रूप में चलेगी ये, मतलब सांप की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ता को अनुसरण करेगी यहाँ पे, ठीक है। और एक धारा नहीं बनेगा, अब बहुत सारा धारा बनेगी, क्योंकि वॉल्यूम भी इसका कम जाएगा। पानी की कैपेसिटी जैसे ही कमेगी, तो जो चौड़ी घाटी में पूरी तरह से बह रही थी, अब क्या होगा, उसी घाटी में एक और घाटी का निर्माण करेगा, जिसको अधःकर्तित विसर्प कहते हैं, ठीक है। अभी लिखाएंगे ये सब चीजें, अभी आना बाकी है। तो घाटी में घाटी का निर्माण करेगा। सपोज दैट ये अगर घाटी था पहले इतना चौड़ा, अब पानी इतना कम गया है, आप गंगा नदी जाकर के देखिए, पानी अभी क्या हो गया है, कम गई है ना।
बरसात के दिन में क्या होता है, पानी किनारे से भी ऊपर लबालब होता है, ठीक है। तो पूरी तरह से पूरी घाटी में चल रही है। अभी जाकर के देखिएगा तो क्या है, इस तरह से चल रही होगी, कहीं बीच में इस तरह से रास्ता बना ली होगी अपना, और उसी को फॉलो कर रही है। तो यही घाटी में जो घाटी होता है ना, पहले ये घाटी थी, अब इसमें नदी इस तरह से इस घाटी बना रही है। तो इस तरह से लहरा करके नदी अब चलेगी। इसको अधःकर्तित विसर्प कहते हैं। विसर्प का मतलब होता है टेढ़ा मेला, वेंडिंग हो रही है। ये तीसरी स्टेज में जाकर के होती है। यहाँ गुम्फित नदी इसको बोलते हैं, ब्रैडेड चैनल बोला जाता है इसको। और यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनता है। क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बनता है। ऑक्सबो लेक इसलिए बनता है कि नदी अब जो लहरा करके चल रही है, सीधा नहीं चल रही है, तो इस तरह से जो चल रही है ना, तो सपोज दैट कुछ ऐसा समय आएगा कि जो हो सकता है कि ऐसी पोजीशन आएगी कि ये सेक्टर छूट जाए, ठीक ना, और नदी अब इस तरह से बह करके यहाँ जा रही है, फिर ये सेक्टर छूट जाए, नदी का यहाँ से भी रूप ले सकती है। तो ये जो बच जाएगा इस तरह के गाय की खूड़ के आकार का जो होगा, यहाँ तो जल भरा रहेगा ना इसमें, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक कहेंगे। ठीक है, लिखाएंगे इसको, क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक कहेंगे। अब है कि दो तरह की स्थलाकृति थी, एक तो अपर्दन स्थलाकृति था, अपर्दित स्थलाकृति बनेगी, और दूसरा निक्षेपित स्थलाकृति बनेगी। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 8 या 10 स्थलाकृति के बारे में, वो अपर्दित स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर निक्षेपण से पढ़ेंगे कि निक्षेपित डेल्टा की अगर बात करते हैं तो डेल्टा किस प्रकार के स्थलाकृति के रूप में आएगा? डेल्टा निक्षेपित डिपोजिशनल फीचर है ना वो, एट द माउथ ऑफ रिवर, नदी के मुहाने पर तो निक्षेपित होकर के वो अवसाद, वो सेडिमेंट, वो अवसाद, वो गाद वहां कहां हो गया? निक्षेपण हो गया है। और वही निक्षेपित स्थलाकृति का निर्माण किया है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब है डेल्टा एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, ठीक है। और किसके द्वारा? बहता जल, मतलब नदी के द्वारा। तो हम लोग जो फर्स्ट स्थलाकृति के बारे में कल पढ़े हैं वो कौन सा था? गॉर्ज एंड कैनियन पहला था ना। गॉर्ज एंड कैनियन पहला स्थलाकृति था, और इसको हम लिखा चुके हैं। और गॉर्ज एंड कैनियन में क्या होता है? भी शेप स्ट्रक्चर होता है, भी शेप घाटी होती है, और ये इस तरह से अगर होती है, इसका मतलब ये देखिए कि ये इसकी जो वाल है ये स्टीप है, एकदम खड़ी ढाल है। खड़ी ढाल के साथ साथ अवतल है या उत्तल है? ये उत्तल है, ठीक ना। देख रहे हैं इधर उठी हुई है, इसका मतलब है कि उत्तल है और खड़ी ढाल है, बहुत डीप है, बहुत गहरी है, भी शेप है। इस प्रकार के स्थलाकृति जो रनिंग वाटर द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। और गॉर्ज का निर्माण कहाँ होगा? जब भी होगा तो पहाड़ पे ज्यादातर क्या होगा, और फर्स्ट स्टेज में होगा, है ना। रनिंग इरोजनल साइकिल का जो है फर्स्ट स्टेज में ये स्थलाकृति बनेगी। अपर्दन करके, अपर्दन का मतलब एक काट करके बनाई है नदी द्वारा, उस पहाड़ को, उस पर्वत को, उस चट्टान को इतना डीप काट करके बना दिया गया है, इसको गॉर्ज कहते हैं। इसकी डीप होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रैंड कैनियन, ये कहां है? और एक चीज और, ये तो गॉर्ज हो गया, और इसी में और इसका विस्तृत जब रूप होगा, चौड़ा हो, सॉरी लंबा होगा, ये तो डीप और लंबा होगा, ये तो मान लो संकीर्ण है ही है। अगर डीप और लंबा अगर होगा उसको क्या कहेंगे? कैनियन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? डीप होगा, हाँ डेफिनेटली डीप तो होगा ही होगा, हाँ। और जो लंबा होगा कैनियन कहेंगे। इसी का रूप, दोनों को डिफरेंट करना बहुत कठिन है, लेकिन है कि इसका भी विस्तृत रूप उसको कैनियन कहते हैं। तो ग्रैंड कैनियन डेवलप्ड बाय, प्रोड्यूस, बिल्डअप बाय कोलोराडो रिवर्स इन स्टेट ऑफ अमेरिका, इन स्टेट ऑफ अमेरिका। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर द्वारा बनाया गया है, कहां? अमेरिका में। लगभग उसकी गहराई है 2088 मीटर। कितना है?
2088 मीटर, और किलोमीटर की बात की जाए, चौड़ाई इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 486 किलोमीटर है। ये लंबाई, लेंथ, और ये डीप। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर द्वारा बनाया गया है। अमेरिका में कल दिखाया भी थी कोलोराडो रिवर कहाँ पे है। इसके द्वारा बनाया गया है 486 किलोमीटर लगभग, हो सकता है कहीं कहीं किसी बुक में 485 480 भी लिख सकता है। 486 किलोमीटर क्या है ये, लंबी, सकरी और 2088 मीटर गहरी खाई है ये ग्रैंड कैनियन। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एंड लेंथ 486 किलोमीटर, पार्डन है। और डीप, गहरा, ठीक है, दोनों लिखते चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि मर्ज कर दिया गया है बैच को, ठीक है, लेकिन दोनों लिखते चलेंगे, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। लिख लिए? ये पहला स्थलाकृति था, किसके द्वारा, बहता जल के द्वारा बनाया गया। और ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति था, क्योंकि अपर्दन करके, अपर्दन का मतलब है काट करके बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका एक क्वेश्चन था कि सर अपक्षय, तो हम बहुत पहले इसमें डिस्कस भी कर चुके हैं कि अपर्दन और अपक्षय, और तीसरी बात है कि निक्षेपण डेनुडेशनल प्रोसेस के अंतर्गत में आता है ना, अनाच्छादनात्मक प्रक्रम के अंतर्गत में। और ये अनाच्छादनात्मक प्रक्रम में क्या क्या आ रहा था, इरोजन आ रहा था, और क्या आ रहा था, वेदरिंग आ रहा था। और वेदरिंग क्या था, दोनों में अंतर ये थी कि किसी भी चट्टान का डिसइंटीग्रेशन और उसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका जुड़ता था किसके साथ, अपर्दन के साथ। लेकिन अपक्षय में क्या होता था, चट्टानों के अपने ही स्थान पे, मतलब ये इन सिट्टू प्रोसेस है, एक स्थैतिक प्रक्रिया है, अपने ही स्थानों पे बाह्य कारकों द्वारा, जल, वायु, हवा, जितना भी तरह के कारक है बाह्य कारक, उसके द्वारा अपने ही स्थानों पे चट्टानों का टूटना, फूटना, गलना, सड़ना, ये सब क्या कहलाता है, अपक्षय के अंतर्गत में आती है। यही था ना, क्लियर। तो इसका मतलब है कि इरोजन में, अपर्दन में, पहला अपर्दन की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित है, विखंडन और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन, विखंडन प्लस परिवहन के साथ में है ये। मतलब एक तो तोड़ा और दूसरों उसको तोड़ करके लेके चला गया, ये अपर्दन के साथ है। लेकिन अपक्षय के साथ ऐसा नहीं है, अपक्षय में सिर्फ क्या है, अपने ही स्थानों पे चट्टान का टूटना फूटना है। अपने ही स्थानों पे चट्टान का टूटना, और चट्टान का टूटने का मतलब है कि ताप है, दाव है, बहुत सारा बाह्य कारक जितना है उसके द्वारा टूटता फूटता है चट्टाने, जो हम लोग कर चुके हैं। अब तो दिक्कत नहीं है। अपक्षय क्लियर, अपर्दन क्लियर। और अभी तो हम अपर्दन स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, इसलिए अपर्दित होने वाला है स्थलाकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा स्थलाकृति में लिखिएगा जलप्रपात, वाटरफॉल। ये जो स्थलाकृति है किस स्टेज में बनेगी, किस स्टेज में, सेकेंड में कैसे बनेगी, ट्यूबा में बनेगी ना, पहाड़ पर ही तो बनती है ना। ये तो पहाड़ पर से पानी, ककोलत कभी गए हैं कोई आदमी, गए हैं हो क्या गए, तो क्या होता है, पहाड़ पर से पानी गिर रही है ना, तो फर्स्ट स्टेज में इसका मतलब है धारा वहां तेज होती है ना, रनिंग वाटर जो होता है धारा तेज होती है,
सर अगर डालते हैं डायरेक्ट ऊपर से गिरने वाला तो कितना चोट लगता है, ध्यान रखिए कहीं पत्थर नहीं ऊपर से आ जाए। हो सकता है, बड़ी बात नहीं, हालांकि जाली डाला गया है उसमें। तो जलप्रपात है पहला। अब जलप्रपात बनने की जो प्रक्रिया होती है 3-4 प्रोसेस इसका होता है। वो तो बात की बात है, अभी पहले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। जलप्रपात जो है कैसे कैसे बन सकता है। अब 2-3 चीजें होती है, एक होता है उछलिका और एक होता है छिप्रिका, दोनों एक ही है। छिप्रिका, रैपिड्स, ये दोनों एक साथ लिखेगा, जलप्रपात और रैपिड्स, मतलब वाटरफॉल एंड रैपिड्स, या जलप्रपात या उछलिका और छिप्रिका, दोनों एक साथ लिखेंगे, एक ही साथ करवाएंगे। छिप्रिका, रैपिड, एक साथ इसलिए कराएंगे कि जलप्रपात का छोटा रूप जो होता है ना, उछलिका या छिप्रिका होता है, इसके निर्माण किस प्रोसेस से होती है और क्यों होता है, इस पे हम लोग देखते हैं अभी। तो सब क्या चाहिए, रैपिड्स। जलप्रपात का मतलब होता है कि वाटर ड्रॉप, सॉरी वाटर जो है ना, पानी जो है डायरेक्ट पहाड़ पर से नीचे गिरता है, यही होती है ना प्रोसेस, डायरेक्ट पहाड़ पर से नीचे गिरता है, वो वाटरफॉल है, जलप्रपात है। लेकिन इसकी प्रोसेस 2-3 प्रोसेस में होती है। एक तो ये प्रोसेस हो सकता है, पहले जलप्रपात ही समझ लेते हैं, या पहले उछलिका, दोनों को एक साथ समझते हैं। कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान का क्या है, ये बेडिंग का एक स्तर बना हुआ है। सपोज दैट, अभी हम हिस्ट्री को समझते हैं कि सबसे ऊपर में मुलायम चट्टान है, फिर बीच में कठोर चट्टान का स्तर है, फिर मुलायम चट्टान का स्तर है, फिर कठोर चट्टान का स्तर है, फिर मुलायम का, फिर कठोर का, और फिर मुलायम का। अब अगर पानी यहां से, सपोज दैट पानी यहां से गिरेगी या वर्षा होगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये मुलायम चट्टान को अपर्दन ज्यादा करेगी या कठोर को, मुलायम को करेगी ना। अब मुलायम को जो यहां तक था पहले, इसको अपर्दित करके यहाँ पे ला दिया, और जैसे ही अपर्दित करके इसको यहाँ पे लाया था तो कठोर चट्टान आ गया। ध्यान से सुनिए, क्या आ गया, कठोर चट्टान आ गया। तो इसको तो इरोजन कर नहीं सकती है, इसका मतलब कि पानी अब यहाँ से उछलेगी, क्या होगी, उछलेगी, और उछल के फिर यहाँ आएगी, और फिर इसको इरोजन करेगी, कितने करेगी, मुलायम चट्टान को अंदर तक धंसा देगी काट करके, और फिर ये गुफा के रूप में बना देगा लगभग। दूसरी बात फिर है कि फिर आगे नीचे पानी का प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है नीचे की ओर जाना,
तो फिर नीचे जब जाएगी तो फिर कठोर चट्टान आ गया। अब इसको तो फिर काट नहीं सकती है, फिर पानी यहां से उछलेगी, उछलेगी ना, और फिर इसको अंदर तक काटेगी क्योंकि मुलायम चट्टाने हैं। फिर कठोर चट्टान आ गया, और कठोर चट्टान को फिर नहीं काटेगी, फिर यहां से उछलेगी, और इस तरह से उछल करके इसको क्या करेगी, यहां तक काट देगी, और यहां तक काट करके इस तरह से झरना के रूप में यहां से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार झरना की तरह, नहीं समझे कहने का मतलब, यहां से गिरेगा, इस पहाड़ पर से अगर गिरेगी तो यहाँ जलप्रपात छोटा जलप्रपात के रूप में रहेगा ना, मतलब मिनी वाटरफॉल इसको कह सकते हैं ना। तो यहाँ चूंकि यहाँ क्या है, नॉर्मल चट्टाने, सामान्य चट्टाने, इसको अपर्दन करने में इसको समय नहीं लगेगा, इसलिए इसको ज्यादा अपर्दित करेगी, और अपर्दित करके इसको इस पोजीशन तक ले आएगी। अपर्दित करके इसको कहां ले आएगी, और पानी यहां से गिरना इस तरह से बनेगा पानी का वाटरफॉल। इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, उछलिका कहेंगे। क्या कहेंगे, उछलिका। चूंकि पानी उछल रही है, पानी यहां से गिर रही है, फिर उछल रही है, फिर यहाँ काट रही है, फिर उछल रही है, फिर यहाँ काट रही है, फिर उछल रही है, इसको छिपरिका या उछलिका कहते हैं। ये भी वाटरफॉल का एक छोटा वाटरफॉल लगभग इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको देख लीजिएगा। ये क्या है, उछलिका। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। और मुलायम चट्टान को अंदर तक काट देती है, ठीक ना। और कभी ऐसा समय आएगा कि पूरी की पूरी मुलायम चट्टान को यहां तक काट देगी, और जैसे यहां तक काट देगी तो इसका जो बेस लेवल है क्या हो जाएगा, कठोर चट्टान का जो बेस है, जहां इस तरह से, मतलब ये हॉरिजेंटल नहीं पड़ा हुआ है, ये चट्टाने हॉरिजेंटल इस तरह से नहीं है, नहीं है ना, ये क्या है, थोड़ा सा कोण बना करके खड़ा है, ठीक ना। तो जैसे ही आधार तल तक इसको अपर्दित कर देगी, ये धाराशायी हो जाएगा, टोटल का टोटल हो जाएगा ना, ये टोटल का टोटल धाराशायी हो जाएगा, मतलब टूट करके गिर जाएगा। तो ये तो छिपरिका कहते हैं इसको, या उछलिका कहते हैं। इसका मतलब है जलप्रपात का छोटा रूप है, ये जलप्रपात का छोटा रूप है। अगर मान लिया यहाँ बसाव है गांव का, घर का, यहाँ लोग जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, एक छोटा आनंद लेंगे, किसका, वाटरफॉल जैसा, ठीक ना। इसको छिपरिका उछलिका कहते हैं। अब है कि हम इसको लिख लिए ना, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए छिपरिका के बारे में। रैपिड्स, छिपरिका या उछलिका जलप्रपात का एक छोटा रूप है, जलप्रपात का ही एक छोटा रूप है, जिसका निर्माण एक मुलायम और कठोर चट्टानों के संस्तर, जिसका निर्माण एक मुलायम और कठोर चट्टानों के संस्तर या स्तर, मुलायम और कठोर चट्टानों के संस्तर और संरचना के फलस्वरूप एक विशेष अपर्दन के कारण, बनता है। मैंने एक शब्द जो यूज यहाँ किया है, विशेष या विशेषक अपर्दन, इसको क्या कहते हैं, विशेषक अपर्दन। विशेषक अपर्दन का मतलब होता है कि कठोर और मुलायम चट्टान को अल्टरनेट एक ऐसी अवस्था में काटना, कठोर को तो कम काट पाएगा, मुलायम को ज्यादा काट पाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विशेषक अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो उछलिका और छिपरिका का निर्माण सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ मुलायम चट्टाने ही होती तो उछलिका का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब है कि उछलिका के निर्माण में 2 तरह की चीजें जरूरी है, एक तो कठोर चट्टान का होना, दूसरा मुलायम चट्टान का होना, और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, उसकी जो संरचना है अल्टरनेट होनी चाहिए,
किसका? मुलायम का और कठोर चट्टानों की संरचना जो है अल्टरनेट होना चाहिए, अस्तर बनना चाहिए। इसमें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जलप्रपात पे आते हैं। ये छोटा चीज है, इसको समझ गए तो फिर जलप्रपात और आसान से समझ जाएंगे हम लोग। जलप्रपात भी बहुत तरह के होता है, सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है। सिर्फ पानी के ऊपर से गिरना का मतलब जलप्रपात नहीं होती है। अब जलप्रपात का विभिन्न रूप में होना ये डिपेंड करता है कि कैसी कैसी जगह पे क्या पोजीशन है, किस चट्टानों से गुजर रही है और कहां पे गुजर रही है और कहां पे इसका निर्माण हो रहा है। इसके अवस्था के रूप में हम दो भागों में पहले इसको बांटेंगे। पहला तो सामान्य जलप्रपात होता है, दूसरा एक छोटे रूप में जलप्रपात होती है, ठीक ना। तो सामान्य जलप्रपात का मतलब होता है वो विशाल भी हो सकता है, लेकिन जो माइनर वाटरफॉल होता है, छोटी जो जलप्रपातें होती है वो नदी में भी बन सकती है। जैसे मान लें नदी की घाटी बहुत गहरी है, नदी की घाटी बहुत गहरी है, इतनी गहरी है कि मान लिया मीटर में है वो, ठीक ना, 20 मीटर 25 मीटर की गहरी घाटी नदी है। अब जब ये गहरी घाटी नदी है तो इस नदी में पानी इस तरह से बह रहा है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी जो होगी, कोई जरूरी नहीं हो कि जितना गहरा ये हो उतना गहरा ये भी हो, कोई जरूरी नहीं है ना। क्या है जरूरी? अगर ऐसा होता तो कोई जरूरी नहीं कि पानी इसमें आ जाता। इसका मतलब है कि मास्टर स्ट्रीम जो होना चाहिए, मेन रिवर जो होना चाहिए, एक सहायक नदी के अपेक्षा बहुत गहरा होना चाहिए, तभी ये सहायक नदी आकर इसमें गिरेगी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, ठीक ना। सहायक नदी इसमें गिरेगी, इधर से भी कुछ नदियां आएगी और ये नदियां इसकी आधार तल और इसके आधार तल में डिफरेंस होना चाहिए, होना चाहिए ना, तभी ना पानी इसमें गिरेगी। गंगा की नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसका मतलब तय है कि बे ऑफ बंगाल जो है गंगा की अपेक्षा बहुत गहरी है, गहरी है ना, तब तो गिरती है। अब है कि यहाँ मान लिया ये घाटी बनी है, ये तो गहरी घाटी है, पानी इसका लेवल यहीं तक है और यहाँ तक जो इसका ऊंचाई है क्या है, ये खाली है। अब पानी डायरेक्ट यहाँ से इस घाटी में गिरेगी, सहायक नदी के पानी यहाँ गिरेगी, तो जब डायरेक्ट इस तरह से जैसे पानी यहाँ से चल रही है और यहाँ से डायरेक्ट इस घाटी में गिरेगी, इसका मतलब यहाँ भी झरना का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार की जो जलप्रपात का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे? लटकती घाटी। क्या कहेंगे? हैंगिंग वैली वाटरफॉल, लटकती घाटी जलप्रपात। ये तो सिर्फ नदी की बात हो गई। अब पहाड़ पर की बात करते हैं, तो पहाड़ पर भी नदियां कभी कभी क्या होती है, चलती है ना नदियां, पहाड़ पर नदियां चलती है। तो पहाड़ पर वाली नदी में सिर्फ पानी नहीं चलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ग्लेशियर बहने लगता है, बर्फ की चादर उसमें बहने लगती है। और जैसे ही बर्फ का चादर उसमें मतलब बर्फ का टीला, बर्फ का टीबा जब उसमें बहता है, चलता है, तो घाटी को चौड़ा कर देता है। वो घाटी को क्या कर देता है? चौड़ा और गहरा बना देता है। ज्यादा पानी की अपेक्षा उसमें ये कैपेसिटी ज्यादा होती है अपर्दन करने की, वो बहुत गहरा और चौड़ा बना देता है। अब घाटी इसकी चौड़ी हो गई और चौड़ा होने के बावजूद फिर इसमें भी कोई ट्रिब्यूटरी नदी आएगी या इसमें भी वो ग्लेशियर वाला आएगा, आएगा ना। तो जब इसका मतलब है कि इसकी घाटी तो बहुत गहरी है, इसमें ग्लेशियर मतलब हिम बह रहा है, हिम नदियां हैं, ये हिमानी बह रहा है और ऊपर से आने वाली इसमें भी हिम बहेगा, इसमें भी बर्फ होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो ड्रॉप करेगा, इसमें जो गिरेगा, इसको क्या कहेंगे? ग्लेशियर हैंगिंग वाटरफॉल। हिमानी द्वारा अपर्दित मतलब हिमानी से बना हुआ जलप्रपात है ये सब माइनर वाटरफॉल में आएगा, इसको करवा देंगे, ठीक ना। इसमें क्या आएगा? माइनर वाटरफॉल में आएगा। छोटी प्रकार के ये इस प्रकार की बनेगी जो भी जलप्रपात बनेगा, और बड़ी प्रकार की जो जलप्रपात बनेगा वो तो पहाड़ पे ही बनेगा। उसको देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए कि जलप्रपात जलप्रपात को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सामान्य जलप्रपात, और उसके अंतर्गत में बहुत तरह के जलप्रपात हैं जिसके बारे में लिखेंगे। 4-5 प्रकार के जलप्रपात है। सामान्य जलप्रपात के अंदर में लिखेंगे पहला में, इसके पहला का ए से बनाएंगे, 4-5 जलप्रपात है, ठीक है। उसको लिखिए सामान्य जलप्रपात।
इसमें लिखिएगा सोपानी जलप्रपात, स्टेप वाटरफॉल। सोपानी जलप्रपात, और सोपानी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं इसका अर्थ मतलब? सीढ़ी नुमा होता है। क्या होता है? सोपान का मतलब सीढ़ी ही होता है, सीढ़ी नुमा। छत्रक सैल जलप्रपात, छत्रक सैल कैप रॉक, छत्रक सैल जलप्रपात। बैरियर वाटरफॉल, अवरोधी जलप्रपात, फोर्थ नंबर में पठारी जलप्रपात, प्लेटू वाटरफॉल। हो गया। अब ये जो लिखाए हैं ये सब चीजें, ये दोनों छोड़ करके मुझे समझ में, मतलब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब पठारी जलप्रपात है मतलब पठार से रिलेटेड है, पठार पर बनता होगा, इसको समझाना ज्यादा जरूरत नहीं है। अवरोधी जलप्रपात है, बैरियर, ऐसा पानी रनिंग वाटर में ऐसा कोई अवरोध पैदा हो गया है और वहां से जो जलप्रपात बन जाएगा वो क्या होगा? अवरोधी जलप्रपात होगा। छत्रक सेल कैप रॉक, एक वे भी हार्ड वाली बात आ गई। मान लिया इस तरह से कोई ऐसा है जिसको अपर्दन नहीं किया जा सकता, इसको अपर्दन, इस चट्टान को अपर्दन नहीं किया जा सकता, या अगर किया जा सकता है तो लाखों करोड़ों वर्षों में आसानी से नहीं अपर्दित किया जा सकता। तो ये छत्रक सेल, इसको बताएंगे कि छत्रक सेल कैसे बनता है। ये तो जैसे रेपिडो बन रहा था ना कठोर चट्टान से, सेम सिचुएशन आएगी। और सोपानी जलप्रपात का मतलब होता है कि स्टेप बाई स्टेप बनेगा। क्या बनेगा? स्टेप बाई स्टेप बनेगा। उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वाटरफॉल का निर्माण होता है, ठीक ना। और एक चीज और है, नवोन्मेष समझते हैं? नवोन्मेष या पुनर्यौवन, रिजुवनेशन। जब अपर्दन का तीनों साइकिल पूरा हो जाता है, सबसे पहले जो हम बता रहे थे कि अपर्दन का तीनों साइकिल, कौन कौन सा साइकिल है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, युवा है अवस्था है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। तीनों साइकिल जब पूरा हो जाता है, जो समतल भूमि मैदान से चला था और फिर समतल भूमि मैदान में ही बदल गया, हो गया ना। और वो समतल भूमि पूरी तरह से संपराय मैदान नहीं होती है, जिसको पेनी प्लेन कहते हैं। उसमें छोटी छोटी जो टीलाएं होते हैं, जो मोनेट नॉक के नाम से जाना जाता है। तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। अब कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है जो फिर से उसमें पर्दन स्टार्ट हो जाता है, वो फिर से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और वो स्थितियां क्या हो सकती है? मान लो समतल भूमि में थी और समतल भूमि में बदल गई, जमीन दोज कर दिया गया, अपर्दित कर दिया गया पूरा चीज को, और अपर्दन करके आधार तल तक अपर्दन कर दी गई, समुद्र की आधार तल तक, बेस लेवल तक उसको अपर्दन करके समतल भूमि में बना दिया गया। फिर ऐसा कुछ भूगर्भिक हलचल हुआ, या तो धंस गई। इस बार अभी क्या हो गई? जमीन ही धंस गई। फर्स्ट बार में क्या हुआ था? जमीन उठ गया था, ठीक ना। इस बार अभी क्या हुआ? जमीन धंस गई। अब जैसे ही जमीन धंस जाएगी तो फिर अपर्दन स्टार्ट होगा या नहीं होगा?
चूंकि उस धंसे हुए जमीन की अपेक्षा जो भाग बचा हुआ था वो तो उठा हुआ है और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिजुविनेशन कहेंगे, पुनर्यौवन कहेंगे, फिर से स्टार्ट हो गया मतलब, ठीक ना। तो इसका कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, इसलिए इसको चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जलप्रपात को समझते हैं कि बनता कैसे कैसे है ये, ठीक ना। हॉरिजेंटली कैसे बनता है, वर्टिकली कैसे बनता है, पठारी कैसे बनता है, ये सब देख लेते हैं। जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन पहले लिख लीजिए। जलप्रपात का बनना, जलप्रपात का बनना एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें पानी जिसमें पानी किसी ऊंचे पठारी या पहाड़ी भागों से जिसमें पानी किसी ऊंचे पठारी या पहाड़ी भागों से अचानक निम्न भागों की ओर गिरता है, अचानक निम्न भागों की ओर गिरता है, जो बहता जल का जो बहता जल का और अपर्दन की प्रक्रिया, जो बहता जल का और अपर्दन की प्रक्रिया का पहली अवस्था होती है, कि पहली अवस्था होती है। वाटरफॉल कुछ नहीं है, सिर्फ अचानक किसी भी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर पानी का गिरना है, सिर्फ यही है ना, क्या कुछ होता है इसमें, कुछ भी नहीं होती। हाँ, डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, ये कहाँ पे गिर रहा है, ठीक ना। अब है कि विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कोई बताएंगे कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंची जलप्रपात, कुछ उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल्स, विश्व की ऊंची जलप्रपात, विश्व का और भारत का दोनों लिख करवाते हैं। विश्व के कुछ ऊंची जलप्रपात, पहला नंबर में एंजल, एंजल जलप्रपात। ये कहाँ है, ये वाटरफॉल कहाँ है, एंजल जलप्रपात? नहीं पता? क्रोनी नदी नाम सुने हैं, ओरिनिको एंड क्रोनी? नहीं सुने हैं, ठीक है, वर्ल्ड मैप पे भी दिखाएंगे ये सब, पहले लिख ही लेते हैं उसके बाद दिखाएंगे। एंजल जलप्रपात, इसकी हाइट भी लिखिएगा एंजल जलप्रपात का, 980 मीटर। 980 मीटर वेनेजुएला में, ठीक है। टुगेला जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका।
गेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका 948 मीटर। थ्री सिस्टर जलप्रपात कहाँ है? पेरू। थ्री सिस्टर जलप्रपात पेरू, ठीक है, 914 मीटर। वो तो विश्व का था, भारत में लिख लीजिए। कूचिकल जलप्रपात, कूचिकल। बताते हैं, कर्नाटक है, 455 मीटर। कूचिकल जलप्रपात पर ही पानी उड़ीसा, पर ही पानी उड़ीसा, 390 मीटर। वही पानी उड़ीसा 390 मीटर। लॉन्ग सियांग, मेघालय, लॉन्ग सियांग, मेघालय, 337 मीटर। एक और है जलप्रपात इंडिया में, हॉगनेकल जलप्रपात। नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात सबसे चौड़ी जलप्रपात है। सबसे चौड़ी जलप्रपात है ये, कहाँ है? कावेरी नदी, तमिलनाडु, हॉगनेकल जलप्रपात। चौड़ाई का तो दिया हुआ नहीं है इसमें, लेकिन सबसे चौड़ी है ये। तमिलनाडु। अब आराम से एक एक करके लिखते चलेंगे हम लोग। सोपानी जलप्रपात पहला,
सोपानी जलप्रपात, पहला था ना सोपानी जलप्रपात। 1 नंबर, सोपानी जलप्रपात का निर्माण, सोपानी जलप्रपात का निर्माण मुलायम और कठोर चट्टानों का ऐसी संरचना सोपानी जलप्रपात का निर्माण मुलायम और कठोर चट्टानों की ऐसी संरचना जिसमें विशेषक अपर्दन, सॉरी, जिसमें नदियों द्वारा विशेषक अपर्दन जिसमें नदियों द्वारा विशेषक अपर्दन की प्रभुता होती है, की प्रभुता होती है, और विशेषक अपर्दन समझ में आ गया ना, अल्टरनेट जो काट रहा है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ठीक है। कठोर चट्टान मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान मुलायम चट्टान को जो काटता है, क्योंकि कठोर चट्टान तो कट नहीं रही है, मुलायम चट्टान को ही काट रहा है, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको सोपानी जलप्रपात कहेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, जो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छत्रक, सॉरी किसका, छिपरिका का या उछलिका का, ठीक ना, वो सोपानी ही है ना, एक तरह से सीढ़ी नुमा बना हुआ है, तो सोपानी जलप्रपात वो हो गया, ठीक है, उसको सोपानी जलप्रपात कहते हैं। लिख लिए, क्लियर। दूसरा में लिखेंगे कैपरॉक, कैपरॉक, कैपरॉक में कुछ है नहीं, समझ लीजिए खाली। इसमें भी वही बात हो रही थी जो छिपरिका और उछलिका में हो रही थी। कैपरॉक में सिर्फ क्या था कि एक हार्ड रॉक ऐसा बीच में आ जाता है जो उसको क्या चीज अवरुद्ध पैदा कर देता है, उसको काट नहीं सकता वो चीजें। फिगर निकाल दें, जो फिगर निकालेगा ना उससे बहुत टफ होगा, फिर मतलब ड्रॉ नहीं कर पाएगा। इसे दिखाएंगे, जितना लिखा रहे सभी को दिखाएंगे, सभी को दिखाएंगे, लेकिन उसमें ड्रॉ नहीं कर पाएगा फिर। समझ में आएगी, हाँ अभी बताते हैं, लास्ट में वही करते हैं ना। अब यहां से तो कंफर्म है कि पहले जो पानी बह रही थी, अब यहां से आ रही थी, तो यहां से गुजर रही थी पानी। ध्यान से सुनिए चीज को, क्या है, यहाँ से पानी आ रही थी बह करके, यहाँ से गुजर रही थी, इसको टच करते हुए, चूंकि इसको काट नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसको तो क्या करेगी, काटेगी ना, इसको तो बहुत अंदर तक काट देगी, है ना, चूंकि मुलायम चट्टाने हैं। और ये भी मुलायम चट्टाने हैं, लेकिन इसको काट नहीं पाएगी। अब है कि इसको काटते काटते इस पोजीशन पे ले आई, सपोज दैट ये खत्म हो गया, क्या हो गया, ये खत्म हो गया, पानी अब कहां से बह रही है, यहां से, ठीक है, लेकिन इसको तो काट नहीं पा रही। कुछ ऐसी समय आएगा कि हो सकता है कि इसको काट दे, यहाँ पे बहुत लाखों करोड़ों वर्षों के बाद काट सकता है ना, काट देगा, लेकिन ये कैप के रूप में इतना आसान से नहीं कटेगा, धीरे धीरे कटेगा, क्योंकि पानी अब यहां से काट करके यहां भर करके फिर यहां से गिरने लगी है, ठीक है, तो यही कैप रॉक होता है, छत्रक शिला जलप्रपात बनता है, ठीक ना, दिखाते हैं।
वो संरचना जो हम ड्रॉ करवाए हैं वो आसान है या ये वाला आसान है? इसको नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन समझना जरूरी है। अब देखिए, कठोर चट्टाने जहां जहां है उसको तो काट नहीं पा रही है, और जहां जहां मुलायम चट्टाने है उसको काट करके टेढ़ा मेढ़ा, जहां भी इसको काट रही है टेढ़ा मेढ़ा करके गिर रही है। ये रैपिड से है, तो रैपिड से अगर ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा एग्जाम में तो आपको लगता है कि कर पाएंगे? नहीं होगा ना। तो रैपिड से आपको संरचना दिखाना होगा, इसको ड्रॉ करना होगा जिस तरह से हम किए हैं। ठीक है। दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन, ये समझ गए ना? दूसरा क्या था? ये डिलीट नहीं होगा, फिक्स हो गया है। चलिए कोई बात फिक्स हो जाता तुरंत। स्टेप वाटरफॉल लग रहा है ना? कठोर चट्टान मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान मुलायम चट्टान का संरचना यहाँ भी है। और एक सीढ़ी नुमा है, देखिए यहाँ से चढ़ते जाइए आप। सोपानी जलप्रपात, इसको क्या कहते हैं? सोपानी जलप्रपात। आप अगर ककोलत गए होंगे, हम बिहार में उदाहरण आपको दे देंगे, तो आपको ककोलत गए हैं तो सिर्फ आप ककोलत ही गए होंगे हमारे समझ से। ककोलत के जस्ट बगल में आपको ईस्ट में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के लगभग में बहुत सारा जंगल है। गए हैं? तो जंगल में वहां बाइक से ही जा सकते हैं आप, 4 व्हीलर से नहीं जा सकते। वहां बाइक से जाइए, वहां इस तरह की संरचना मिल जाएगी आपको। और यहाँ बहुत आराम से आप लेट करके, यहाँ डायरेक्ट पानी माथे पे नहीं गिरेगा, लेकिन लेट जाइएगा ना यहाँ पे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। 2-3 घंटे आप निकलने का मन नहीं करेगा यहाँ से, इतना अच्छा मतलब है वहाँ पे। कभी जाइए घूमने के लिए इस जगह। हमारा बिहार में ये चीजें उपलब्ध है। अलग बात है नहीं जानते हैं, सिर्फ ककोलत के बारे में हम जानते हैं। ककोलत तो डायरेक्ट ऊपर से गिरता है, लेकिन ककोलत से 2-3 किलोमीटर आप पूरब जाइएगा, ठीक है, और उस जंगल टाइप का है उसमें जाइए, ये मिल जाएगा आपको संरचना। दूसरा क्या था आपका? उसकी एक एग्जाम्पल और भी देखिए, ये विश्व पानी है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप गिर रहा है। हालांकि ये वाटरफॉल को कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से इसको सजा दिया गया है। ऑलरेडी नेचुरल था लेकिन अब बना दिया गया है, देख रहे हैं, प्लास्टर कर करके मतलब बना दिया गया इसको। सेम चीजें हैं। अब यहाँ जाकर के थोड़ा सा गड्ढा हो गया है। इसका एग्जाम्पल श्रृंगी ऋषि कोई गए हैं? लखीसराय तरफ गए हैं? तो ऐसा मिला है, यही सेम टाइप है वहां पे बिहार में। हाँ घूमिए ना जहाँ। ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब क्या होता है? हमको कहीं जाना नहीं है, दर्शन करेंगे यहीं से, पता है हमको, ठीक है। और कौन सा था? अब बैरियर यहाँ लगभग आपको जिस तरह से बांध बना दिया जाता है ना, अवरोध कर दिया जाता है पानी को, जो बांध को अवरोधित कर दिया गया है, इसको बैरियर के रूप में जो होता है ना, कि गाड़ी भी चलाते थे तो बैरियर लगा हुआ है, मतलब अवरोध पैदा कर दिया गया है। यही अवरोध पैदा कर दिया गया, उसके बाद पानी से जो ऊपर से जो फ्लो हो रहा है, यही बैरियर वाटरफॉल के रूप में होता है। ठीक है।
यहाँ एंजल वाटरफॉल है, यहाँ पे वेनेजुएला में एंजल। फट जा रहा है। क्रोनी रिवर पे है, ओरिनिको की एक सहायक नदी है क्रोनी रिवर, उस पे है, लेकिन ऑप्शन में आपको ओरिनिको रिवर दे देगा, ठीक ना। तो वहां भी टिक मारना है, क्योंकि उसी की ट्रिब्यूटरी है वो। तो इस नदी पे यहाँ वेनेजुएला में है एंजल जलप्रपात। कहाँ है अब ये, इसको इस कंटिनेंट को देख करके बताया कि कौन सा महाद्वीप महाद्वीप है ये। अच्छा, आप बोल रहे हैं लिखा हुआ है साउथ अमेरिका और जवाब देने साउथ अफ्रीका। साउथ अमेरिका है, ठीक ना। साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्री हैं, जिसमें एक वेनेजुएला कंट्री है, वहीं पे ये जलप्रपात है। क्लियर। कहां तक हम लोग लिख चुके हैं अभी। कैप्रो के पूरा लिख लिए हैं। कैप्रेक में लिखे क्या अभी तक। अभी कुछ नहीं लिखे हैं, लिखिए तो। छत्रक जलप्रपात। तो फिगर तो ड्रॉ किए थे ना छत्रक का। डिलीट हो गया लगता है। ड्रॉ कर लीजिए। प्रारंभिक झरना, पहले यहां से पानी ड्रॉप होता था, पहले यहां से पानी गिरता था। अब जो करते करते आ गई है, तो कुछ दिन के बाद अगर इसको काट देगी तो यहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यही छत्रक शिला रहेगा। प्रारंभिक झरना। ये रिवर कोर्स हो गया नदी की मार्ग, नदी का मार्ग। अब इसमें दो फिगर बनेगा। पहला तो यह है कि ये अप स्ट्रीम था, एक डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब, अब अगर बेड जो है ना इस प्रकार से कठोर चट्टाने का इस तरह से बना हुआ है, और ये क्या है, मुलायम चट्टान है। ये नदी का मार्ग हो गया, है ना।
ऊपर मुलायम चट्टान है, नीचे भी मुलायम चट्टान है, बीच में क्या है, ये कठोर चट्टान है। अब धारा ऊपर से आ रही तो ऊपर वाला तो अपर्दन करेगा ही करेगा, धारा डायरेक्ट आकर के यहाँ टकराएगी, टकराएगी ना, और फिर टकरा करके फिर उछल करके इस तरह से फिर नीचे वाला को भी अपर्दन करेगा, करेगा ना। तो यहाँ एक निक पॉइंट बनता है। हालांकि निक पॉइंट जो बनता है अगर इस तल में परिवर्तन होता है उसके बाद बनता है, लेकिन उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब धारा इस तरह से बहेगी, सेम चीजें हैं। वहां क्या था कि जो हॉरिजेंटल भी नहीं था, क्या था, थोड़ी सी टेढ़े टाइप के बसा हुआ, उसका स्थानांतरण हुआ था, अस्तरित हुआ था वो। अब यहाँ क्या है, वो डाउन स्ट्रीम की तरह है, नीचे की तरह है। इसमें दो, पहला कंडीशन तो इसमें चट्टानों का स्तर ऊपर की ओर, ऊपर मुखी, और इसमें चट्टानों का स्तर अधोमुखी, नीचे की ओर। तीसरी कंडीशन है जब चट्टानों हॉरिजेंटल क्षैतिज रूप में हो, मेन वाटरफॉल वही होगा। चट्टानों का स्तर अधोमुखी हो, चट्टानों का स्तर ऊपर मुखी हो। इस बार थ्री स्टेप में जो पढ़ेंगे, चट्टानों जब क्षैतिज रूप में हो, कठोर और मुलायम चट्टानों का जो स्तर है वो क्या है, क्षैतिज रूप में हो। ठीक है, इसको लिख लिए हैं। हाँ, ना ना ना, रोजे भी स्टार्ट कहाँ किए हैं। ये चट्टानों के स्तर के आधार पे है कि किस तरह से चट्टान है, तब बनेगा ये, अवरोधीय भी नहीं है। ये तो लिखे है ना, चट्टानों का स्तर अधोमुखी हो, जब चट्टानों का स्तर अधोमुखी हो, और इसमें जब चट्टानों का स्तर क्षैतिज रूप में हो। और कौन सा, कठोर और मुलायम चट्टानों का, ठीक ना। डोलोमाइट लाइम स्टोन, सेल,
डोलोमाइट लाइमस्टोन पहला चट्टान ऊपर में है, नीचे में शेल है, और तीसरा नंबर में लाइम स्टोन है, चूना पत्थर। चूना पत्थर। जब चट्टानों का स्तर क्षैतिज रूप में हो, मतलब कठोर और मुलायम चट्टान का डोलोमाइट है यहाँ पे, ठीक ना, फिर सेल है, फिर चूना पत्थर है, चूना पत्थर है तो समझिए चूना पत्थर को तो ज्यादा घोलेगा, इसलिए ज्यादा अपर्दन किया है इसको, फिर बलुआ पत्थर थोड़ा सा कम इसको किया है, फिर सेल है, इस प्रकार से जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ये सबसे हैवी वाटरफॉल है। इसको ड्रॉ कर लिए हैं। क्या हुआ? टफ है बनाना क्या? ये आसान है, फिगर दिखाएंगे तो वहां तो बनेगा ही नहीं। नियाग्रा दिखाते हैं, हाँ इसको दिखाना जरूरी है क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात सबसे ज्यादा चूना पत्थर घोलेगा। हो गया।
पहले तो ये समझ में आ रहा है कि नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है, कोई बताएंगे नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है? यहाँ 5 बड़ी बड़ी झील है, सुपीरियर है, हुरन है, इरी है, ओंटोरियो है, ये बहुत सारा झील यहाँ पे है। और इसी झील पे सेंट लॉरेंस एक जगह है जहाँ पे नियाग्रा वाटरफॉल है। अब देखते हैं इमेज में। नहीं, सबसे चौड़ी है ना ये। अभी जो लिखाए थे हॉगनेकल जलप्रपात इंडिया में कावेरी रिवर पे तमिलनाडु में सबसे चौड़ी है। आप नियाग्रा, उसको नियाग्रा ऑफ इंडिया बोला भी जाता है। क्या बोला जाता है? नियाग्रा ऑफ इंडिया। इसका मतलब है नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका में चौड़ी है। आप देख भी सकते हैं कि कितनी चौड़ी है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरह से इसका इमेज है। छवि तो नियाग्रा ही है। ग्राफ कीजिएगा, समझ में आ रहा है? एकदम धुआं जैसा, सोचिए किस तरह से गिरा है। बहुत चौड़ी है जलप्रपात ये। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? बाउंड्री है ना अमेरिका और कनाडा का, वहां 5 बताए, बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। ठीक ना? तो ठीक है, नेक्स्ट में कौन सा होगा, एक लिखिए जल्दी सा। बैरियर वाटरफॉल होगा। बैरियर वाटरफॉल, बैरियर वाटरफॉल, अवरोधक जलप्रपात। हाँ, 76 साल पहले फिगर पाड़े थे ना। समझना सिर्फ है, इसमें कुछ लिखाना क्या है? बोलिएगा तो लिखा देंगे, लेकिन समझ लीजिए। अवरोधक जलप्रपात है। अब जैसा कि नाम से ही है कि अवरोध पैदा करके करने वाला है। ठीक ना? अवरोध से बना, जो दिखाए फिगर में किस तरह से अवरोधित था ये। फिगर अच्छे बनाए, लेकिन जलप्रपात की तरह बनाइए उसको। ठीक ना? पानी जिस तरह से गिरेगा फवारा की तरह उसको बनाना है ना। अब आप ऐसे सिंपल बना दी हो, पानी जिस तरह से गिरना चाहिए ना फवारे की तरह।
ये भी एक स्टेप टाइप का है, सोपानी जलप्रपात है, लेकिन अवरोधक इसलिए ये है कि ये बहुत हार्ड रॉक है। और इधर जब पानी पूरा भरा हुआ है, सपोज दैट इधर से पानी इसको जाने नहीं दिया जा रहा है, वाटर फ्लो ऊपर से हो रही है, तो यहाँ से ये अवरोधक का काम कर रहा है, इस प्रकार से पानी ये गिर रहा है, ठीक ना। ये किस प्रकार से कौन सा निर्माण करेगा, ये अवरोधक जलप्रपात का पानी अब इस तरह से गिरेगी। ध्यान रखेगा ये कौन सा है, ये हार्ड रॉक है, और ये सभी क्या है, मुलायम। पहाड़ी पर्वत है, पठार है, ये पहाड़ है, तो ये कठोर चट्टान है, और ऊपर से पानी बहेगी तो इसको तो इरोजन कर नहीं पा रही है, तो ये अवरोधक का ही काम कर रहा है ना। अगर हम इरोज कर देता तो रास्ता आसान हो जाता है इसका। अगर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम किलोमीटर में देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी सी है, ये किलोमीटर में हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से पानी को यहाँ तक दूरी तय करने में जितनी किलोमीटर चलना पड़ रहा है, एक हॉरिजेंटल में चलना पड़ रहा है, क्षैतिज रूप में चलना पड़ रहा है, अगर इरोजन हो जाता तो डायरेक्ट यहीं से गिरता ना ये पानी। ये अवरोध का काम कर रहा है ना ये चीजें। दूसरी बात है कि प्लेटू वाटरफॉल था ना लास्ट में, प्लेटू वाटरफॉल, पठारी लिख लीजिए। जब नदी किसी ऐसे पठार से होकर गुजरती है, हाँ पठारी जलप्रपात, जब नदी किसी ऐसे पठार से होकर गुजरती है जहां की चट्टाने मुलायम और कठोर का, जहां की चट्टाने मुलायम और कठोर से संरचित हो, जहां के चट्टाने चट्टाने मुलायम और कठोर से संरचित हो, कहीं कहीं नदी के मार्ग में अवरोध भी पैदा कर देती है, कहीं कहीं मार्ग में अवरोध भी पैदा कर देती है। पूरा सेंटेंस बोलिएगा। पठारी जलप्रपात का एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। लिविंग स्टोन जलप्रपात फॉर्म्ड बाय कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका। लिविंग स्टोन एक जलप्रपात है, कॉन्गो रिवर द्वारा बनाया गया है अफ्रीका में। ये अफ्रीकन पठारी से गुजरती है। कॉन्गो रिवर, लिविंग स्टोन जलप्रपात कॉन्गो रिवर द्वारा बनाई गई है। कॉन्गो रिवर मतलब कॉन्गो नदी द्वारा, अफ्रीका में, अफ्रीका में। चूंकि ये अफ्रीका पठार पर से उतरता है, ठीक ना। अफ्रीकी पठार पर से, अफ्रीका में एक पठार है, हाई उस्लैंड है, वो उससे गुजरता है, वहां से गिरता है लिविंग स्टोन जलप्रपात।
यहां से कॉन्गो रिवर गुजरती है, ठीक है, और यही लिविंगस्टोन जलप्रपात यहाँ पे बनता है, कॉन्गो रिवर। ये कहाँ है? अफ्रीका में। अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, जहाँ ये सब सभी है अफ्रीका ही की कंट्री है सब। अंगोला, नामीबिया यहाँ दिख रहा है ना, जाम्बिया, कॉन्गो रिवर इसी पोजीशन पे है यहाँ। ये 2 बार काटती है मकर रेखा को, ये कॉन्गो रिवर है। ठीक है, चलिए लास्ट में लिखे। अब माइनर सिर्फ अब बच गया, माइनर वाटरफॉल छोटी छोटी है ना, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 ही वाटरफॉल है। वो वाटरफॉल है सिर्फ क्या है कि लटकती घाटी है, हिमानी द्वारा लटकती घाटी है, ये 2 ही चीज है सिर्फ। समय तो नहीं बचा है, ऐसे 1-2 मिनट है तो लिख लीजिए उसको। माइनर वाटरफॉल छोटी, निम्न स्तर वाटरफॉल लिखिए, निम्न स्तरीय वाटरफॉल जलप्रपात, निम्न स्तरीय जलप्रपात। इसमें पहला में लिखिएगा भूगर्भिक हलचल के कारण उत्पन्न जलप्रपात, या आंतरिक बल के कारण उत्पन्न जलप्रपात। आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण उत्पन्न जलप्रपात। आंतरिक बल के कारण उत्पन्न जलप्रपात, इसमें पहला में हो जाएगा भ्रंश जलप्रपात, भ्रंश, पहला में भ्रंश जलप्रपात। दूसरा उत्समवलन जलप्रपात, उत्समवलन, उत्समवलन जलप्रपात। कुछ नहीं, बस ये काफी है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कि मान ले पृथ्वी के आधार तल से थोड़ा सा समुद्र तल से ऊपर उठी है, और वहां जो जलप्रपात बना है वो उत्समवलन जलप्रपात हो गई है। और भ्रंश के कारण, आंतरिक बल के कारण फॉल्ट पैदा होता है ना, फॉल्ट, भ्रंश पैदा होता है। अब वहां से नदी गुजरेगी तो वहां से भी पानी नीचे गिरेगा, तो वहां भी जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा, इसलिए भ्रंश और उत्समवलन जलप्रपात है। तीसरा में लिखेंगे अब, तीसरा जलप्रपात में लिखना है हैंगिंग, लटकती घाटी जलप्रपात, लटकती घाटी जलप्रपात। हैंगिंग वैली वाटरफॉल। अब ये क्या होता है सिर्फ समझ लीजिए इसको, बहुत डीप, गहरी घाटी है, क्या है? डीप, गहरी घाटी है, बीच वाला, और इसकी सहायक नदियां होगी, यहां से
तो ये जो निर्माण करेगा, यहां से नीचे जो पानी गिरेगा ना, इसको कहते हैं लटकती घाटी जलप्रपात। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए सिर्फ। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा राजरप्पा। हाँ, झारखंड, राजरप्पा जलप्रपात झारखंड। बाकी जो बचा है, मतलब अपर्दनात्मक स्थलाकृति 5-7 और बचा है, उसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है।